नमस्कार, मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेट टीवी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज की यह घटना हमें भेजा है दीपक जी ने। दीपक जी पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन जो घटना आप सुनने वाले हैं वह उनके साथ नहीं बल्कि उनके एक खास मित्र के साथ घटी है। दीपक जी के वो मित्र पेशे से एक बस ड्राइवर हैं। एक दिन उन्होंने दीपक जी को अपने साथ घटी एक ऐसी अजीब और डरावनी घटना बताई जिसे सुनकर दीपक जी भी हैरान रह गए। आगे दीपक जी लिखते हैं, ये पूरी घटना वे अपने मित्र बस ड्राइवर की भाषा में लिख रहे हैं ताकि हम सबको समझने में कोई असुविधा ना हो। ये घटना पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की है, जहां एक रात बस चलाते समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक वो भूल नहीं पाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहूँगा। प्रेट टीवी पर सुनाई गई घटनाएं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। इन घटनाओं को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनना ही होगा एक राइट चॉइस। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से आज प्रेट टीवी एक छोटे से परिवार में बदल चुका है। आज हमारे इस परिवार में कुल 24 लोग जुड़ चुके हैं और यह संभव हो पाया है सिर्फ आप लोगों की सहयोग की वजह से। अगर आपके साथ या आपके किसी भी जानने वाले के साथ कोई अजीब रहस्यमय या डरावनी घटना घटी हो तो आप हमें भेज दीजिए prettvofficial@gmail.com पर मेल के द्वारा, क्योंकि आपकी भेजी हुई घटनाएं ही इस शो को आगे बढ़ाती है। अब चलिए मूल घटना पर वापस आते हैं। दीपक जी के मित्र का नाम है श्रीकांत। आगे दीपक जी श्रीकांत जी की भाषा में लिखते हैं, मैं श्रीकांत पेशे से एक बस ड्राइवर हूँ, लेकिन जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद से मैंने रात में बस चलाना लगभग छोड़ ही दिया। एक दिन मुझे एक स्पेशल ट्रिप मिला। कुछ लोगों ने शादी के लिए बस बुक की थी। मुझे बारातियों को लेकर शादी में जाना था। उस दिन हमारी बस में करीब 30 से 40 लोग सवार थे। सब लोग बहुत खुश थे। गाने बजाने और हंसी मजाक का माहौल था, जैसे आमतौर पर किसी बारात पर होता है। रात के लगभग 8 से 9 बजे के बीच हम लोग बारात लेकर निकल पड़े। हमने कल्याणी एक्सप्रेसवे का रास्ता पकड़ा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस रात इस रास्ते पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। हाईवे से आगे बढ़ते बढ़ते अचानक हमें एक जगह से पक्की सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते पर जाना पड़ा। जैसे ही बस उस रास्ते में मुड़ी, माहौल पूरी तरह से बदल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे और लगभग 20 मिनट तक चलने वाला वह रास्ता दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा हुआ था। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। बस के हेडलाइट की रोशनी जहाँ तक जा रही थी, मैं उसी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बस के अंदर बैठे बाराती अभी भी खुश थे, हंसी मजाक और बातें चल रही थी। तभी अचानक बस को एक जोर का झटका लगा और बस वहीं बंद हो गई। बस के रुकते ही सभी यात्री घबरा गए और पूछने लगे, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुक गई? मैंने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नीचे उतर कर देखता हूँ क्या दिक्कत है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा या खिड़की मत खोलिएगा। सब लोग बस के अंदर ही बैठे रहिए। इतना कहकर मैं नीचे उतरा और बस को चेक करने लगा। अजीब बात यह थी कि बस में कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं थी, फिर भी बस अचानक बंद हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर चेक करने के बाद मैं ड्राइवर सीट पर आकर बैठा और फिर भगवान का नाम लेकर बस स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बस स्टार्ट किया, बस तुरंत स्टार्ट हो गई। मैंने राहत की सांस ली और हम लोग फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ दूरी तय करते ही मुझे अजीब सा फील हो रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे भारी होने लगा, सिर में तेज दर्द होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी अजीब फ्रिक्वेंसी की आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही हो। अब मुझे बस चलाना काफ़ी मुश्किल लगने लगा। थोड़ी ही देर बाद बिना मेरी इच्छा के बस फिर से अपने आप रुक गई। इस बार मुझे सच में लगा जैसे किसी ने बस को जबरदस्ती रोक दिया हो। बस रुकते ही यात्री फिर से घबरा गए।
मैंने उनसे कहा, पता नहीं क्या हो रहा है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। इतने में बस में बैठे कुछ जवान लड़के खड़े हो गए। मैंने उनसे कहा, आप लोग बस में ही बैठिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। लेकिन जवानी के जोश में दो लड़के बस से नीचे उतर गए। एक लड़का बस के गेट के पास खड़ा था और दूसरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मैंने खिड़की से झांक कर जोर से आवाज लगाई, अरे ओ भाई, आगे मत जाओ, वापस बस में आ जाओ। लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बावजूद वह लड़का धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा था। तभी मैंने हेडलाइट की रोशनी बढ़ाई ताकि रास्ता साफ दिख सके, और उसी रोशनी में मुझे दूर सड़क पर एक अजीब सी छाया दिखी। वह कोई साधारण परछाई नहीं थी, वह बहुत लंबी, बहुत चौड़ी, एक विशाल छाया आकृति थी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसे देखते ही मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। मैं उस लड़के को जोर जोर से बुलाने की कोशिश कर रहा था, भाई आगे मत जाओ, वापस आ जाओ। लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज गले में अटक गई हो। मैं सब कुछ देख पा रहा था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो लड़का धीरे धीरे छाया की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। उधर बस के अंदर बैठे बाकी यात्री कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन माहौल देखकर वे भी घबराने लगे। अब वो लड़का इतना आगे बढ़ चुका था कि किसी की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने साफ साफ देखा वो विशाल छाया सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और वह रास्ता पार कर रही थी। लेकिन अचानक वह बीच रास्ते में रुक गई और वहीं वह लड़का धीरे धीरे उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अचानक बस अपने आप जोर से झटके के साथ स्टार्ट हो गई। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, वह लड़का वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। बस स्टार्ट होते ही जैसे मुझ में भी होश आया, मैंने तुरंत बस आगे बढ़ाई और उस लड़के के पास पहुंचा। सभी यात्री घबराकर बस से नीचे उतर गए। हमने उस लड़के को उठाया, वह पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। हमने उसके चेहरे पर पानी डाला। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो हमने पूछा, क्या हुआ है, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए? लेकिन उसका जवाब सुनकर हम सब हैरान रह गए। वो बोला, मुझे तो कुछ भी याद नहीं, मैं तो बस में बैठा था, मैं सड़क पर कैसे आ गया? उस समय हमने उस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। हमने उस लड़के को चुपचाप उठाकर बस में बैठा दिया। बस में बैठे यात्रियों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति ने घबराते हुए कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। मैंने तुरंत बस स्टार्ट किया और हम सब वहाँ से जल्द निकल पड़े। कुछ समय बाद हम लोग बारात लेकर गंतव्य स्थान तक पहुँचे। शादी अच्छे से संपन्न हुई और धीरे धीरे वह घटना मेरे दिमाग से हटने लगी। अगले दिन हम सब वापस अपने घर लौट आए। उस दिन तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने देखा अपने मोहल्ले में अजीब सा माहौल छाया हुआ है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी है। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं और उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। मैंने अपने एक पड़ोसी से पूछा, क्या हुआ, सब लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? तब उसने जो बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, याद है उस दिन बस से जो लड़का उतरकर आगे चला गया था और बेहोश हो गया था? वो हमारे मोहल्ले से एक मोहल्ला दूर रहता है। कल रात से वह अजीब हरकतें कर रहा है। पड़ोसी ने बताया कि रात भर वह लड़का कभी जोर जोर से हंस रहा था, कभी अचानक रोने लगा और बार बार एक ही बात बोल रहा था, मुझे उस जगह पर ले चलो, मुझे उस जगह पर ले चलो। इतना ही नहीं, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। वह बार बार खाना मांग रहा था और जितना भी उसे खिलाया जा रहा था उसका पेट ही नहीं भर रहा था। उसकी ये अजीब हरकतें देखकर पूरा मोहल्ला डर गया था और देखते देखते चारों तरफ ये बात फैल गई। यह सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। मैंने सोचा कि मुझे जाकर खुद देखना चाहिए, आखिर मामला क्या है। मैं जल्दी से तैयार होकर उस लड़के के घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले मैं उसके पिता से मिला। फिर जब मैं उसके कमरे में गया तो मैंने जो देखा वो और भी ज़्यादा डरावना था। वो लड़का कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। कमरे में हल्का अंधेरा था। वह किसी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमारी आवाज़ सुना ही नहीं दे रही हो। उस शादी में जहाँ हम सब गए थे, उस दिन उसके पिता उस शादी में उपस्थित नहीं थे। वह लड़का अकेले गया था। मैंने उसके पिताजी को उस रात बस में हुई पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनकर उसके पिताजी घबरा गए, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ आखिर हो क्या रहा है।
मैंने उनके पिताजी से कहा। उस रात जब बस रुकी थी तब मैंने रास्ते में एक अजीब सी छाया मूर्ति देखी थी। वह बहुत लंबी और चौड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटे के साथ जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। मैंने उन्हें सलाह दी, आप जितनी जल्दी हो सके किसी मौलवी, तांत्रिक या पंडित को दिखाइए। शायद वही इस बात का सही कारण बता पाएंगे आपको। मेरी बात सुनकर उसके पिताजी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मेरे जान पहचान में एक पंडित जी हैं, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। उसके पिताजी ने उसी दिन पंडित जी को घर बुलाया। कुछ देर बाद जब पंडित जी घर पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर कदम रखा, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए, जैसे उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ हो। वह धीरे धीरे घर के अंदर आए, बैठ गए और उस लड़के के पिता से पूरी घटना के बारे में पूछने लगे। उन्होंने शुरुआत से लेकर अब तक की सारी घटना बताई और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर उस लड़के के पिताजी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पंडित जी बोले, आपके बेटे ने उस रात जो देखा है वह कोई साधारण भूत प्रेत या चुड़ैल नहीं है, वह एक ब्रह्म दैत्य है। उनकी यह बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। पंडित जी आगे बोले, ब्रह्म दैत्य बहुत शक्तिशाली और खतरनाक आत्मा मानी जाती है, और अगर उसकी छाया एक बार किसी इंसान पर पड़ जाए तो उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह सुनकर उस लड़के के पिताजी बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत पंडित जी से कहा, पंडित जी कुछ कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पंडित जी ने गंभीर आवाज में कहा, इसका समाधान साधारण तरीके से नहीं निकलेगा, इसके लिए विशेष हवन और पूजा करानी पड़ेगी। लड़के के पिताजी ने बिना देर किए कहा, पंडित जी जो भी करना पड़े आप कीजिए, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है, बस मेरा बेटा सही सलामत और सुरक्षित हो जाए। इसके बाद पंडित जी ने हवन के लिए एक शुभ मुहूर्त निकाला। जिस दिन हवन होना था उस दिन 5 पंडित मिलकर उस लड़के के घर पहुंचे। पंडित जी ने पहले ही एक सूची लिख कर दी थी जिसमें हवन के लिए जरूरी सभी सामान लिखे गए थे। लड़के के पिताजी ने एक एक सामान का पूरा इंतजाम किया था। घर के आंगन में हवन कुंड बनाया गया, पूजा की सारी व्यवस्था की गई और फिर मंत्र उच्चारण के बीच हवन की प्रक्रिया शुरू हुई। जिस दिन हवन रखा गया था उस दिन सुबह से ही उस घर का माहौल अजीब सा लग रहा था। 5 पंडित एक साथ हवन के अग्निकुंड के सामने बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। घर के लोग, कुछ पड़ोसी और मैं भी वहां मौजूद था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे हवन की अग्नि तेज होने लगी माहौल भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा। अचानक आसमान में तेज बादल घिर आए। कुछ ही पलों में ऐसा लगने लगा जैसे आंधी तूफान आ गया हो। अजीब बात यह थी कि पूरे मोहल्ले में सब कुछ सामान्य था, लेकिन सिर्फ उसी घर के सामने तेज हवा, धूल और तूफान जैसे माहौल बन चुका था। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी, दरवाजे खिड़कियां अपने आप धड़ धड़ करके बजने लगे। हवन कुंड की आग भी अचानक बहुत तेज भड़कने लगी। उसी समय वह लड़का अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज़ भी बदल गई थी। पंडित जी तुरंत समझ गए कि जिस शक्ति को बुलाया जा रहा था वह अब सामने आ चुकी है। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम और इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो? कुछ ही पल के बाद उस लड़के के मुंह से एक भारी और अजीब आवाज़ निकली, यह मेरे रास्ते में आया था, इसने मुझे रोकने की कोशिश की, इसलिए मैं इसके साथ ही चला आया। उसकी आवाज़ सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर से सिहर गए। पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए बोले, यह इंसान है, इसे छोड़ दो, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वह आवाज़ फिर से गूंजी, मेरी छाया जिस पर पड़ती है उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता मैं। इतना कहते ही हवा और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पंडित जी ने तुरंत मंत्रों की गति और तेज कर दी। 5 पंडित मिलकर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगे। लगभग 1 घंटे तक हवन और मंत्र चलते रहे। धीरे धीरे हवा शांत होने लगी, हवन की आग भी सामान्य हो गई और अचानक वह लड़का जोर से चिल्लाया। फिर कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह गिरा, माहौल अचानक पूरी तरह शांत हो गया।
तेज हवा रुक गई, दरवाजे खिड़कियां शांत हो गई और ऐसा लगा जैसे अभी अभी वहाँ जो कुछ हुआ वो सब खत्म हो गया हो। कुछ देर बाद जब उस लड़के को होश आया तो उसकी आंखें अब बिल्कुल सामान्य थी। वह शांत था और उसके साथ घटी कोई भी घटना उसे याद नहीं थी। पंडित जी ने कहा, हो सकती अब इस लड़के को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर होकर एक और बात बताई। हालांकि जाते जाते वह अपनी एक छाया का प्रभाव छोड़ गया है। उन्होंने बताया कि उस घटना के बाद से उस लड़के के साथ एक अजीब चीज होगी। कभी कभी उसे रात में वही रास्ता और वही छाया सपनों में दिखाई देगी और कुछ समय तक उसे अचानक तेज भूख और बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन पंडित जी ने यह भी कहा, अगर ये कुछ नियमों का पालन करेगा और कुछ समय तक पूजा पाठ करेगा तो धीरे धीरे यह प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद पंडित जी ने परिवार को कुछ नियम बताए, जैसे कुछ दिनों तक सूर्यास्त के बाद उस लड़के को अकेले बाहर नहीं निकलना है, घर में नियमित दीपक और पूजा करनी है और जिस जगह यह घटना हुई थी वहां फिर कभी रात में नहीं जाना है। इतना कहकर पंडित जी ने हवन को संपन्न घोषित किया। सब लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार वह भयानक शक्ति उस लड़के को छोड़कर जा चुकी थी। हवन खत्म होने के बाद धीरे धीरे सब लोग अपने अपने घर लौटने लगे। घर का माहौल भी अब शांत हो चुका था, लेकिन मेरे मन में अभी भी उस रात का डर कहीं न कहीं बाकी था। उस लड़के की हालत भी अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। वह सामान्य बातें करने लगा, लेकिन उसे उस रात की कोई भी घटना याद नहीं थी। मैंने आखिरी बार उसके पिताजी से बात की और फिर अपने घर लौट आया। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने एक फैसला लिया। मैंने रात में बस चलाना लगभग छोड़ ही दिया, क्योंकि आज भी जब कभी मैं उस कच्चे रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस रात बस अपने आप स्टार्ट नहीं होती तो शायद वह लड़का उस छाया के और करीब चला जाता और शायद आज वह हमारे बीच भी नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं होता। उस रात हम सबकी मुलाकात ऐसे ही एक अंधेरे से हुई थी। इस घटना को हमारे साथ साझा करने के लिए दीपक जी का दिल से धन्यवाद। अगर दीपक जी हमें यह घटना ना भेजते तो शायद हम सब इस रहस्यमय अनुभव के बारे में कभी जान नहीं पाते। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ कोई घटना घटी हो तो भेज दीजिए pretttvofficial@gmail.com पर। हो सकता है अगला एपिसोड आपकी कहानी हो। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रहस्यमय घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।